हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको एक एंगल से दूसरे एंगल तक मूव कराने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप सबों के लिए टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेट हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये लेट हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि हमारा डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर पी है, ठीक। और ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाए हुए, थीटा 1, ठीक। अब दूसरा जो है लेट, ये हमने कितना मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। और ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा 2। तो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 तक डाइपोल को ले जाने में हमें जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को ही हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग अगर कोई डाइपोल को थीटा 1 से उड़ा के थीटा 2 तक लेके जाते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा और वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो लेट ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक डायपोल को प्लेस करते हैं। और आप सभी लोगों को अब पता है कि एक्चुअली डायपोल क्या होता है। तो दो चार्जेस लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट उनका नेचर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, अपोजिट होता है, और उनके बीच को सर्टेन डिस्टेंस होता है। तो ये ऐसा जो अरेंजमेंट बनता है उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो लेट हमने यहाँ पे क्या करा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है और इसका एक एंड है ए और दूसरा एंड जो है वो हमने कितना मान लिया बच्चों, यहाँ पे बी मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो अभी थीटा एंगल ये बना रहा है। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि एक जो इस पे चार्ज होता है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को हमने पॉइंट ए पर रख दिया और पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने कहाँ पे रख दिया, पॉइंट बी पर। ठीक है, अब जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, और दोनों चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, F=+QE, है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है। क्लियर है, तो ये आपका जो डायरेक्शन है वो आपका क्या है, F=+QE है। क्लियर है बच्चों, और दूसरा इसको हम लोग वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो वेक्टर F=-QE। ठीक है, अब ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डाइपोल का नेट फोर्स है वो आपका कितना हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे एफ नेट कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, +QE, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनली आपका जो नेट फोर्स आएगा ऑन डाइपोल वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर, अब हम लोग डाइपोल को क्या कर रहे हैं बच्चों कि उसका इनिशियल पोजीशन जो है वो थीटा 1 है, और उसको कहाँ तक लेके जाना है, उसके फाइनल पोजीशन थीटा 2 तक लेके जाना है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमें ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लेकिन क्या हम एक ही बार में किसी भी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा सकते हैं, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा वर्क डन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा, और देन फाइनली हम लोग थीटा 1 से कहाँ तक चले जाएंगे, थीटा 2 तक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क डन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। और छोटा सा वर्क डन निकाल के उसको जब इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों तो हमें क्या हो जाएगा, उस डायपोल का टोटल मोमेंटम मिल जाए, टोटल वर्क डन मिल जाएगा कि हमने कितना वर्क डन करा है डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो स्मॉल वर्क डन। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन rotating the dipole, rotating the
डाइपोल फ्रॉम अ स्मॉल एंगल, फ्रॉम अ स्मॉल एंगल टी थीटा, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है बच्चों, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कहीं भी हमारा अगर मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में जो हमारा वर्क डन आता है वो हमारा क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि W इक्वल टू जो हमारा एफ डी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हमारा लिनियर मोशन हो रहा है, नहीं। यहाँ पे जो डाइपोल है बच्चों वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। और जब लेट ये हमारा डाइपोल का एक्सिस हो गया, तो जब ये डाइपोल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल को जो हम मोमेंट करा रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो हम लोग लीनियर मोशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के केस में बच्चों जो हमारा फोर्स होता है वो कौन यहाँ पे होता है, टॉर्क होता है। यानी मैकेनिकल प्रोसेस में जो काम फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, टॉर्क करता है। और वहां पे आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी थीटा से, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज होता जाता है, इस वजह से टॉर्क भी क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, ठीक है। तो जो टॉर्क यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो हम लोग छोटा सा वर्क डन निकाल रहे हैं, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट हम लोग डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस में यूज होता है। हमारा रोटेशनल मोशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इंटू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डी थीटा। अब हमें ये भी पता है कि टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाता है पी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये हमारा क्या निकल के आया, वर्क डन। और ये कैसा वर्क डन है, तो बहुत छोटा सा वर्क डन है ना। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन in rotating the dipole, total work done in rotating, total work done in rotating the dipole, dipole from initial orientation यानी जिसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। तो वो हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, तो थीटा 1 है ना। और टू फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, तो हमें कहाँ तक जाना है, थीटा 2 तक, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन हमारा कितना हो गया, थीटा 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू को, है ना, क्योंकि हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, और आपका जो लिमिट होगा, लोअर लिमिट थीटा 1 से कहाँ तक जा रहे हो, अपर लिमिट थीटा 2 तक, ठीक है। अगर हम लोग इसको फर्दर आगे अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, यानी डब्ल्यू के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है डब्ल्यू इक्वल टू पी, हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे थीटा 1 से अपर लिमिट थीटा 2, और हमारा क्या हो गया इधर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब हमारा बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी, अगर हम लोग साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा मिलेगा। और लोअर लिमिट आपका कितना हो जाएगा, थीटा 1, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पीई। अगर हम लोग अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2, है ना, थीटा की जगह क्या पुट करना है, अपर लिमिट, फिर माइनस, और आपका माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है, और फिर यहाँ पे आपका माइनस कॉस थीटा है, यानी ये प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा की जगह आप लोअर लिमिट यानी थीटा 1। क्लियर है बच्चों। तो अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 1 माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल का है, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन थीटा 1 टू इनिशियल फाइनल पोजीशन थीटा 2, है ना। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने जो वर्क डन करा है वो टोटल वर्क डन हमारा कितना निकल के आ रहा है, तो W इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा केस भी देख लेते हैं, है ना। तो लेट हमने फर्स्ट जो केस माना है उसमें हमने क्या मान लिया कि जो हमारा थीटा 1 है बच्चों वो कितना है, 0 डिग्री, है ना। और जो आपका थीटा 2 है वो कितना है, थीटा।
यानी हम लोग डायपोल को θ1 से कहाँ तक रोटेट करा रहे हैं, θ2 तक। तो देखते हैं हमारा वर्क डन कितना निकल के आता है। तो वर्क डन इक्वल टू पीई cos θ1, cos θ1 के जगह क्या पुट करेंगे 0 डिग्री, माइनस हो जाएगा बच्चों cos θ2, तो cos θ2 के जगह हमारा क्या आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या आएगा पीई cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 डिग्री से लेके अगर कोई एंगल थीटा तक हम लोग डायपोल को रोटेट करा रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं और केस नंबर यहाँ पे 2 को देखते हैं। ठीक, और केस 2 में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इफ θ1 इक्वल टू 0, बट बच्चों जो हमारा θ2 है वो कितना है 90 डिग्री, है ना। यानी 0 डिग्री से हम लोग डायपोल को कहाँ तक रोटेट करा रहे हैं 90 डिग्री तक। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला है P इक्वल टू ई पीई। ठीक है, और इधर cos θ1 के जगह कितना पुट करेंगे हम लोग 0, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों cos θ2, तो cos θ2 के जगह कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, तो पीई और cos 0 कितना हो जाएगा 1, बट cos 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे पीई। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले केस की तरफ हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं और बातें करते हैं केस नंबर 3 पे, है ना। तो केस नंबर 3 में क्या है बच्चों, तो इफ θ1 को हमने कितना मान लिया 0 डिग्री और θ2 को हम लोगों ने कितना मान लिया 180 डिग्री। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या आएगा, तो वर्क डन इक्वल टू पीई और आपका क्या हो जाएगा बच्चों इधर cos θ1, तो θ1 के जगह 0 माइनस क्या हो जाएगा cos θ2, तो cos θ2 के जगह पे आपका 180। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PE इक्वल टू cos 0 डिग्री 1 माइनस cos 180 कितना हो जाएगा बच्चों -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपका जो वर्क डन निकल कर आएगा वो हो जाएगा 2PE। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग एंगल पे है कि आप हमेशा 0 से उसको अगर थीटा तक लेके जाएंगे तो आपका वर्क डन कितना होगा। अगर आप 0 से 90 तक लेके जा रहे हैं डायपोल को तो आपका वर्क डन कितना होगा, और अगर आप 0 से लेकर 180 डिग्री तक लेके जा रहे हैं तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे केसेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पर, है ना, इसके केसेस को जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आप बेहतर तरीके से डेरिवेशन को भी समझ पाए होंगे। और जो भी यहाँ पे केसेस हम लोगों ने देखा वो सारे केस भी आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।